ये तभी पॉसिबल है ना जब CSS के पहले कंपाइल हो चुका होगा। इसको किया CSS1 को यहाँ पे लिंक कर दिया इस लाइन में CSS। चलो फिर स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है, हमने देख लिया था CSS कितनी तरह से हम अप्लाई करते हैं। इनलाइन CSS में क्या करते हैं हम, जब हम CSS उसी लाइन में लिख रहे होते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर, तो वो इनलाइन CSS होता है। इंटरनल में क्या करते हैं, इंटरनल मतलब क्या होता है, उसी फाइल के अंदर हेड टैग के अंदर जब हम स्क्रिप्ट स्टाइल टैग का यूज करके हम CSS देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसको हम इंटरनल CSS बोलते हैं। और एक्सटर्नल में क्या होता है, जैसे नाम है एक्सटर्नल, तो बाहर वाली, समझ नहीं आ रहा है बाहर का इसका मतलब होता है। तो जब बाहर किसी फाइल में हम CSS लिखते हैं और उसको फिर लिंक करते हैं HTML से, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। तो तीनों के बेनिफिट्स भी शायद देख लिए थे, फिर से एक बार देख लेते हैं। इनलाइन में क्या होता है कि जिस जिस जब हम उसी लाइन में लगाना हुआ CSS, तो और किसी में और में नहीं लगाना है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम इनलाइन CSS बोलते हैं। ठीक है, और ये बेनिफिट इसका इतना ही होता है कि उसको उसी लाइन में अप्लाई करना है। इंटरनल में क्या होता है, जब हम चाहते हैं कि इसी फाइल में, इस वाले फाइल में ही खाली हमें अप्लाई करना है, दूसरे फाइल में नहीं अप्लाई करना है, तो वहां पे हम इंटरनल यूज कर लेते हैं। एक्सटर्नल का क्या मतलब होता है, जब हम कई सारे फाइल में चाहते हैं कि सेम CSS अप्लाई हो, तो वहां पे हम एक्सटर्नल CSS यूज कर लेते हैं। पर एट द एंड में क्या होता है, हम एक्सटर्नली यूज करेंगे, क्योंकि अच्छा होता है ना कि अगर अगर अलग फाइल में हम कोड लिख रहे हैं तो कोड मैच नहीं होता ना, कि इसमें क्या लिखा है उसमें क्या लिखा है। बेसिकली यही तरीका होता है कि हेड के अंदर हम स्टाइल का लिखते हैं, ताकि बॉडी के को ट्रांसलेट, समझते हो तुम लोग ना, कंपाइल ट्रांसलेट। कितने लोग हैं जिनको कंपाइल का मतलब नहीं पता है? हैंड रेस करना, जिसको कंपाइल का मतलब नहीं पता है क्या होता है। सबको पता है कंपाइल का मतलब? चलो ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, कंपाइल का मतलब होता है एक तरह से ट्रांसलेशन। और किसी को मतलब नहीं पता होता तो हम और डेप्थ में जाते हैं कि भाई और कैसे कंप्यूटर में कंपाइल का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे कंपाइल का मतलब बेसिकली ट्रांसलेशन से ही होता है, कि हम जो कोड लिखते हैं उसको कंप्यूटर समझ पाए। और HTML में इसको पार्सिंग बोलते हैं। ठीक है, HTML में HTML पार्सिंग होता है। वो पार्सिंग कैसे होता है, तो बेसिकली टॉप से ट्रांसलेट होना स्टार्ट होता है हमारे HTML कोड कि कंप्यूटर समझ पाए, और जहां पे भी उसको स्टाइल टैग मिलता है ना, वो उसको क्या करता है, जैसे अगर मैं डायग्राम से समझाऊं तो और अच्छा रहेगा। देखो जैसे हमारा क्या है, ये हमारा HTML की एक फाइल है, हमने बना रखी है। ठीक है, यहाँ पे, और हमने क्या किया है, इस फाइल के अंदर हमने कई सारे कोड लिख रखे हैं HTML के। और मान लो कि इस वाले लाइन पे हमने कुछ CSS का कोड लिख रखा है यहाँ पे। उसके नीचे फिर से हमने बॉडी टैग हो गया, ये बॉडी, इसको मान लो बॉडी टैग के अंदर हम पूरा हमारा जो CSS अप्लाई होने वाला जो HTML होता है वो रखा रहता है। तो अब हम देखो, क्वेश्चन आता है ना कि हम हेड टैग के अंदर ही क्यों ये लिंक करते हैं, हेड टैग के अंदर ही क्यों हम चाहते हैं स्क्रिप्ट टैग का यूज करना। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब हमारा HTML जब हमारा कंपाइल हो, ट्रांसलेट हो, तो उस समय तक क्या हो, पता हो कि इसमें कौन सा कलर देना है, इसमें कौन सा बैकग्राउंड कलर देना है। तो ये तभी पॉसिबल है ना जब CSS के पहले कंपाइल हो चुका होगा। इसको हम और टर्म बोलते हैं, पर हम अभी सिंपल की भाषा में ट्रांसलेट बोलते हैं। तो जब CSS पहले ट्रांसलेट हो चुका होगा, हमारे जो ट्रांसलेटर्स को पता है कि CSS क्या है, कहाँ अप्लाई करना है, तो जब हमारा HTML ट्रांसलेट हो रहा होगा, पार्सिंग हो रहा होगा HTML का, ट्रांसलेट ही समझना मतलब इसका, उस टाइम जैसे जैसे अप्लाई हो, जैसे जैसे पार्सिंग होता जाता है ना, वैसे वैसे CSS अप्लाई होता जाता है। जैसे H1 में कौन सा कलर देना है, तो वो पहले से इसको पता है, क्योंकि इसने CSS की फाइल पहले से पढ़ रखी है। तो पहले साथ साथ में कलर वगैरह स्टाइल जो भी होता है अप्लाई करता चलता है। ठीक है, समझ आया कि क्यों हम स्क्रिप्ट टैग या लिंक को हम हेड टैग में रखते हैं, बॉडी के नीचे क्यों नहीं रखते हैं। किसी को अभी भी डाउट है इसमें तो पूछ सकता है। ठीक है, चलो तब चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक्सटर्नल CSS को ही यूज करेंगे, क्योंकि हम यही तरीका हम बड़े प्रोजेक्ट्स में भी यूज करते हैं, क्योंकि हमारा CSS एक अलग रहे, HTML अलग रहे, तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, और क्या होता है, देखो एक से ज्यादा CSS की फाइल होती है हमारे प्रोजेक्ट में, 3-4 फाइल हो गई। हो सकता है कि हमने इस फाइल के अंदर क्या किया, देखो क्या होता है कि हमारे पास देखो CSS की कई सारी फाइलें होती हैं। यार हाँ ना कुछ बोलते चलना, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ आइडिया नहीं मिलता है कौन अभी है कौन नहीं है। तो ये देखो हमारा एक CSS का फाइल हो गया, इसको हम CSS1 दे देते हैं। ठीक है, और दूसरा CSS का फाइल क्या होता है, एक और CSS का फाइल हमारे पास हो गया जिसको हम CSS2 दे देते हैं। और देखो होता क्या है ना, अगर मैं दोनों में ही लिख दिया हूँ ये चीज कि H1
टैग को H1 टैग को क्या करो, कलर दे दो। कलर क्या दे दो, रेड दे दो, ठीक है। ये पॉसिबल है, हम ऐसा करेंगे। ठीक है। और हम सेम काम कर देते हैं कि इसमें भी हम यही काम कर देते हैं कि H1 टैग को दे दो, कलर दे दो रेड या फिर ब्लू दे दो, ठीक है। तो अब होता क्या है, एक से ज्यादा सीसेस की फाइल हम बनाएंगे अपने बड़े प्रोजेक्ट में, और उसमें क्या होगा, मान लो कि हमने किसी फाइल के अंदर लिखा है H1 को कलर दे दिया है रेड, ठीक है। दूसरे फाइल में क्या किया हमने, H1 को कलर दे दिया है ब्लू। अब इन दोनों फाइल को हमने क्या किया, एक ही HTML में लिंक कर दिया। मान लो CSS1 और CSS2 की फाइल को हमने क्या किया, इस सेम HTML की जो फाइल हमारे पास यहाँ पड़ी हुई है, इसमें जैसे मान लो ये हमारा हेड टैग का पोर्शन हो गया, जिसको हम बोलते थे हेड टैग। दूसरा जो हो गया बॉडी टैग हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हेड टैग में दोनों को रखते हैं। तो हमने क्या किया, CSS1 को यहाँ पे लिंक कर दिया इस लाइन में, CSS1 को। और CSS2 को क्या किया हमने, इसके नीचे वाली लाइन में लिंक कर दिया। तो अब बात आती है कि कौन सा CSS चलेगा, कौन सा ये H1 वाला रेड हो जाएगा कलर, कि कलर ब्लू हो जाएगा। किसी को आइडिया है इसके बारे में तो हैंड रेस करना। ठीक है। ठीक है, कुमार विजय बताओ भाई, क्या क्या कौन सर सा कौन अप्लाई सा होगा। एक्सटर्नल है? दोनों ही एक्सटर्नल, दोनों अलग अलग फाइलें हैं। दोनों CSS1 एक अलग फाइल है, CSS2 एक अलग फाइल है। हमने क्या किया, हेड टैग के अंदर दोनों फाइल को लिंक कर दिया है। ये तो लिंक वाला बताया ना मैंने कि कैसे लिंक करते हैं, लिंक वाला ये लिंक टैग यूज करते हैं यहाँ पे। और इसके थ्रू हमने क्या किया, अभी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। मान लो एक मिनट, CSS1 यहाँ पे डॉट CSS ऐसा करके फाइल है, इसको लिंक कर दिया। और दूसरे इसके नीचे हमने CSS2 वाली फाइल को लिंक कर दिया, ठीक है। ये सिनेरियो एज्यूम करके चलना। अब बताओ कि कौन सा, देखो CSS1 ऊपर है, CSS2 नीचे है, ठीक है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मैंने वही लिखा है, तो कौन सा कलर अप्लाई होगा हेडिंग 1 में। सर ब्लू वाला। ओके, ब्लू अप्लाई होगा। और कोई, सब ब्लू ही होगा। सबका ब्लू सर है, ठीक पहला है। वाला सर। मतलब रेड अप्लाई होगा, CSS1। CSS1 अप्लाई होगा, ओके। और CSS1 सर। ओके, बढ़िया, चलो ये काम एक करके सर देख टू लेते हैं। होगा। ठीक है, 2 होगा, चलो जिस अलग ऑर्डर अलग। में लिखा है उस ऑर्डर में अप्लाई होगा। हाँ सर ठीक है, वन को देखो। ओवरलैप कर देगा टू वाला। ठीक है, CSS1 डॉट CSS करके हम एक फाइल बना लेते हैं। और एक फाइल बना लेते हैं CSS2 डॉट CSS करके, ठीक है। दोनों में सेम कोड लिखते हैं, ठीक है। जैसे वहां लिखा था H1 को क्या करना है, कलर दे देना है रेड। CSS1 में था ना, जो भी है, ठीक है। और CSS1 में मैंने क्या किया, कलर दे दिया ब्लू, ठीक है। सर मैंने उल्टा लिख दिया क्या, एक मिनट देख लेता हूँ। ठीक है, हाँ, पहले में रेड था, दूसरे में ब्लू था, ठीक है। तो यहाँ पे रेड कर देता हूँ और वहां पे ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो अब दोनों को मैं क्या करता हूँ, लिंक करता हूँ। देखो CSS1 डॉट CSS, यहाँ पे अंडरस्कोर रहेगा, अंडरस्कोर, ठीक है। दोनों को लिंक कर दिया, यहाँ पे H1 टैग भी है हमारे HTML में। अब देखते हैं क्या हो रहा है हमारे साइट पे, ठीक है। देखो, दोनों ब्लू हो गए यार, ये क्या, कोई रेड बता रहा था। अमित गोसाई हैंड रेस किए हो गया, कुछ पूछना है भाई। ठीक है, सनी तुमको कुछ पूछना है। ठीक नहीं है, सर, सर कुछ ओके। पहले का था। दोनों देखो ब्लू हो गया हमने, लेकिन CSS1 भी अप्लाई करा है। अगर CSS मैंने 2 अगर हटा देता हूँ यहाँ से, तो देखो दोनों रेड हो जाएंगे। मतलब कि अप्लाई तो हो रहा है ना, मतलब दोनों अप्लाई हो रहा है, ऐसा तो नहीं कोई एक फाइल गलत लिख दिया मैंने। अप्लाई दोनों हो रहा है, पर ये CSS2 कैसे क्यों अप्लाई हो रहा है खाली। देखो यहाँ पे जो टर्म आता है ना, कास्केड इसको बोलते हैं, ठीक है। कास्केडिंग स्टाइल सीट में जो कास्केड लिखा होता है ना, इसका मतलब यही होता है। कास्केड इज अ प्रोसेस, ठीक है। कास्केड, कास्केड क्या होता है, अगर हम इसका डिफिनेशन लिखें, इज अ प्रोसेस, ठीक है, इन विच इट बेसिकली क्या होता है, रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। इट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट CSS फाइल या डिफरेंट CSS, और एक चीज और छूट गया था, डिफरेंट, ठीक है, CSS रूल, ठीक है। ये चीज हमारा होता है। अब कास्केड का कोई मतलब पूछेगा तो देखो यही मतलब होता है एग्जैक्टली, कि ब्लू और रेड में ब्लू क्यों अप्लाई हुआ, रेड क्यों नहीं हुआ। तो ये कर कौन रहा है एक्चुअली में, तो ये एक्चुअली में कास्केड करता है। कास्केड यही एक प्रोसेस होता है जो कि चेक करता है कि कॉन्फ्लिक्ट कहाँ हो रहा है और कौन सा अप्लाई होना चाहिए। इसके लिए एक और रूल होता है, स्पेसिफिसिटी रूल, ठीक है। स्पेसिफिसिटी रूल, मुझे लगता है मैक्सिमम कोई जानता है स्पेसिफिसिटी रूल क्या होता है, किसी को पता है इसके बारे में, कुछ आइडिया है क्या। नो हैंड सर। रेस करना, किसी को भी कोई आइडिया है। हाँ बताओ, यस। नो सर।
हाँ, किसी को यस को आइडिया है, बताओ यस क्या है स्पेसिफिसिटी रूल। सर जिस सीएसएस में ज्यादा स्पेसिफाई किया रहेगा कि कौन सा टैग है, जैसे कि मल्टीपल क्लासेस हैं एक ही टैग के, पर हाँ जिस टैग में ज्यादा स्पेसिफाई किया हो कि सिर्फ इसी टैग के लिए लिखा है, हाँ वो हाँ। वाला उस पे अलग से स्पेसिफाई होगा। और ओके, नहीं जनरल है जनरल ये, क्लास के लिए जो रख। नहीं नहीं ये नहीं है, इस पर एक रूल है बेकायदा, ठीक है, एक बेकायदा रूल, जैसे हम मैथमेटिक्स में रूल पढ़ते हैं। सीएसएस का तो यही दिक्कत है ना, लोग सीएसएस समझते हैं कि यार ये बस पेंटिंग है, कलर पुताई करने के लिए यूज होता है, एक्चुअली में ये कैलकुलेशंस होता है। इसमें भी फंक्शन होते हैं, कैलसी करके कोई फंक्शन, कोई सुना है इसके बारे में? हम फंक्शन का यूज कर रहे होते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, हम इस यहाँ पे जैसे हम अपने रियल लाइफ में किसी को नापने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स यूज करते हैं, इंच हो गया, सेंटीमीटर हो गया, इसमें भी हम वो पैरामीटर्स यूज करते हैं। तो बेसिकली इसका अच्छा खासा यूज है सीएसएस का, ठीक है, तो ये रूल हम अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है, इसको सस्पेंस के लिए बता दिया था। तो बेसिकली कास्केड क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल सीट में अगर कोई पूछेगा ना तो बता देना, कास्केड इज अ प्रोसेस इन विच इट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। मैं तुमको डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है, ताकि डेफिनेशन हम शेयर कर देंगे एक्चुअली में, ठीक है। तो कास्केड इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डिफरेंट स्टाइल सीट्स एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द सीएसएस रूल्स एंड डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे देखो, मैंने सीएसएस रूल यूज किया है और सीएसएस डिक्लेरेशन यूज किया है, अब वो बताया नहीं मैंने एक्चुअली में कि क्या होता है, तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं सीएसएस स्टार्ट करने से पहले। हम देखो मैंने क्या बताया, कैसे सीएसएस लिखते हैं हम लोग, एक H1 या कुछ भी लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। H1 अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलर लिख रहे होते हैं, कलर रेड हो जाता है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर, या फिर हम इसको फॉन्ट साइज दे देते हैं, हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि फॉन्ट साइज क्या होता है। मान लो दे देते हैं इसको हम 2 आरईएम, आरईएम क्या ये भी पढ़ेंगे, जो नहीं आ रहा ना वो टेंशन वाली बात नहीं है, हम सब एक एक करके देखेंगे कि क्या होता है कैसे होता है। जैसे तुमने बताया कि H1 क्या है, H1 सेलेक्टर है, तो हमें लिख लेते हैं, एक मिनट, H1 क्या है, सेलेक्टर है। तो अब दो क्या होता है, टर्म पता होना चाहिए हम जो चीजें यूज करते हैं। अब जो हम ये ब्लॉक यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो हमने जो भी ब्लॉक हमने यहाँ से यूज करा, ये वाला जो ब्लॉक है हमारा, ये जो ब्लॉक होता है ना, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। इसको इसको पता है इसके बारे में, डिक्लेरेशन इसको बोलते हैं। हम यूज तो करते हैं पर हमें पता नहीं होता कि भाई इसको बोलते क्या एग्जैक्टली, इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। अब डिक्लेरेशन के अंदर क्या होता है, जैसे फॉन्ट साइज है, तो फॉन्ट साइज क्या है, फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा एक प्रॉपर्टी हो जाता है, प्रॉपर्टी, ठीक है। और प्रॉपर्टी के साथ जो टू रेम लिखा हुआ है या ऊपर कलर रेड लिखा हुआ है, वो सेम एक ही तरीके का होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो टू रेम लिखा हुआ है ये एक वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हम यूज करते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे हमारे देखो कितने सारी चीजें यूज हुई हैं। एक तो सेलेक्टर यूज हुआ है, ठीक है, सेलेक्टर। दूसरा क्या था, डिक्लेरेशन यूज हुआ था, ये डिक्लेरेशन वाला पार्ट है पूरा। तीसरा क्या था, प्रॉपर्टी यूज हुई है। चौथा एक प्रॉपर्टी की एक वैल्यू यूज हुई है, ठीक है। और इसके साथ क्या यूज हुआ है, ये पूरे को क्या बोलते हैं, किसी को पता है कि जो हमने पूरा चीज लिखा हुआ ना, ये पूरा ये इसको क्या बोलते हैं, किसी को आइडिया है इसके बारे में? नहीं है, चलो देखो, अब ये जो पूरा हमने यहाँ से लिखा हुआ है ना, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हैं रूल। सीएसएस का रूल होता है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सीएसएस का रूल, रूल, ठीक है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी हैं जो हम बेसिकली हम हर जगह यही यही सेम सिंटेक्स यूज करेंगे सीएसएस में। पर हमें पता होगा कि अब देखो H1 क्या, H1 की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है, क्लास नेम हो सकता है, जितने भी सिलेक्टर हम पढ़े थे ना वो सब यहाँ कुछ भी हो सकता है उनकी जगह पे, तो उसको सेलेक्टर ही बोलेंगे। ये जो ब्लॉक हम लगाते हैं, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको ब्लॉक बोलते हैं। हाँ हर्षित बताओ। सर ये जो कास्केड का मतलब बताएं, ये समझ में नहीं आया। हाँ, वो हम अभी इसके बारे में बाद और डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो मैं इसके लिए इसके पहले ही छूट गई थी चीजें, तो हमें बता रहा था। ठीक ठीक। एक मिनट, ठीक है। तो होता क्या है कि देखो, सेलेक्टर हो गया, ये तुम्हारा डिक्लेरेशन हो गया, ये प्रॉपर्टी वैल्यू हमने लिख दिया, ये पूरा जो एक होता है कॉम्बिनेशन, इसको हम रूल बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने सीएसएस के फाइल में अलग अलग कई सारे रूल्स डिफाइन करेंगे, कई सारे रूल लिखेंगे, उनके अंदर कई सारे डिक्लेरेशन होगा, कई प्रॉपर्टी, कई सारे वैल्यूज होंगे, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया यहाँ पे किया है, देखो अगर इसमें हम देखें तो ये क्या है, H1 ये सेलेक्टर, ये पूरा हमारा क्या, ये ब्लॉक है, ये कलर एक प्रॉपर्टी है, रेड एक वैल्यू है, और ये पूरा जो लिखा है हमने, मैंने ये पूरा एक रूल लिखा है। अगर यहाँ पे मैं दूसरा लिखूंगा ना, अगर मैं इसको ले देता हूँ, सपोज करो कलर, अगर मैं इसको ग्रीन दे देता हूँ,
तो कलर ग्रीन क्या है, ये एक दूसरी वैल्यू है, मतलब मैंने अपने CSS वाले फाइल के अंदर दो वैल्यू यहाँ पे लिखा है, ठीक है, एक वैल्यू सॉरी दो रूल लिखा है मैंने। एक रूल ये पूरा लिखा हुआ है, एक रूल ये पूरा लिखा हुआ है। इस एक रूल के अंदर कई सारे मतलब एक डिक्लेरेशन के अंदर, रूल के अंदर डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन के अंदर कई सारे हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी उनकी वैल्यू लिखते हैं, जैसे फॉन्ट साइज हो गया, ठीक है। तो फॉन्ट साइज क्या है, बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू हम पास करते हैं, कुछ बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है जो हम पास कर सकते हैं वो अपने आप पर मैं कुछ कैलकुलेशन की वैल्यू डाल सकता हूँ, ये सब हम देखेंगे अभी, ठीक है। 24 पिक्सल। तो क्या होगा कि ये कई सारे रूल्स लिखते हैं और वो रूल हमारे ये जो HTML का जो हमने टैग्स डिफाइन किए हैं उस पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, टाइम ये समझ में आ गया सबको ना कि ये जो क्या है, हमने यहाँ पे दो रूल लिखा है, दो रूल, ये इसको हम बोल सकते हैं रूल नंबर 1 रूल नंबर 1, और इसको बोल सकते हैं हम रूल नंबर 2, ठीक है, रूल नंबर 2। तो ये दूर है, ऐसे हम क्या करते हैं ना, दो रूल लिखे हैं हमने, ऐसे हजारों रूल लिखेंगे, ठीक है, अपने CSS के अपने वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। और वो क्या करेंगे, हम एक एक करके लिखते हैं, तो हमें हमें पता होगा ना चीजें क्या लिख रहे हैं, तो हमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, इनको डिलीट करते हैं, इन फाइलों कोई काम नहीं है। हाँ, एक और चीज था, कास्केड। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे H1 लिखा हुआ है, एक रूल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, एक रूल यहाँ लिखा हुआ है, एक रूल मैंने यहाँ पे भी लिखा है, दूसरी फाइल में लिखा है ना, रूल नंबर 1 ऐसा, ठीक है। इस फाइल का रूल नंबर 1 है, उस फाइल के लिए तो दूसरा था। तो अब कास्केड क्या होता है, बेसिकली कास्केड का मैं डिफिनेशन देखो ले लेता हूँ, मैं पहले से लिखा था ये, यहाँ लाना भूल गया, एक मिनट रुको, कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मैंने ये बेसिकली डिफिनेशन पहले लिखा था, यहाँ लाना भूल गया, ठीक है। तो अगर हम कास्केड का डिफिनेशन देखें ना, तो ये होता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डिफरेंट स्टाइल शीट्स एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द CSS रूल्स एंड डिक्लेरेशन। होता क्या है कि हमने देखो ये रूल एक यहाँ लिखा हुआ है, एक रूल यहाँ लिखा हुआ है। अब दोनों रूल में से था, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि दोनों रूल तो मैंने HTML में दोनों फाइल को इंपोर्ट कर लिया है, अब दोनों में से कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाला है H1 टैग पे, वो कौन डिसाइड करेगा। तो वो डिसाइड करने का जो काम होता है वो कास्केड का होता है, ठीक है। ये मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में, तो ठीक है, इसको पढ़ लेना। ये बेसिकली पूछा जाता है, कहीं पूछ लेंगे, अदरवाइज क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कास्केड क्या होता है, बस वो पढ़ते रहते हैं CSS, तो ठीक है, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। समझ में आ गया सबको ना कि कास्केड क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल सीट का क्या मतलब होता है। बेसिकली ये देखो हमारा एक स्टाइल सीट है जहाँ पे हम स्टाइल का कोड लिखने वाले हैं, और कास्केड वर्ड जो है वो बेसिकली सारे जो कॉन्फ्लिक्ट होंगे उनको रिजॉल्व करता है। क्लियर हो गया सबको, किसी को डाउट है इसमें कोई? हम्म। अब अभिषेक नहीं हाँ सर, बताओ, हाँ नेहा बताओ। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ओके, अभिषेक हैंड रेस किया तुमने, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है? हाँ सर सर, फिर से एक बार बता दीजिएगा इसके बारे क्या में, क्या दिक्कत कैस्केडिंग है के मतलब? बारे में। ओके, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो दो रूल लिखा है ना, एक रूल ये है H1 के लिए, और एक रूल दूसरे फाइल में लिखा हुआ है, एक रूल यहाँ लिखा हुआ है जिसमें मैं कलर ब्लू अप्लाई करवा रहा हूँ, दूसरे में कलर रेड अप्लाई करवा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, मैं पहले ही पूछा ना लोगों से कि भाई कौन सा कलर अप्लाई होने वाला है, क्योंकि मैंने इंडेक्स वाले फाइल में ये दोनों ही फाइल को अपने जिसमें हमने HTML का कोड लिखा हुआ है, ये दोनों फाइल को मैंने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने H1 टैग भी मेरे पास है, तो अब जो भी मैंने लिखा हुआ है उस इस वाले H1 टैग पे अप्लाई होने वाला है ना। हाँ अभिषेक, हेलो, यस सर। ठीक हाँ है। सर। तो जो भी मैंने वहां लिखा है CSS में कि हम्म। कलर, एक में लिखा है कलर रेड हो जाए, एक में लिखा है कलर ब्लू हो जाए, और दोनों फाइल को हम्म। मैंने क्या किया है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो अब मैंने पूछा हम्म। था कि कौन सा कलर अप्लाई होगा, तो कुछ ने बताया था रेड और किसी किसी ने बताया था ब्लू होगा, ठीक है। हम्म। तो अब ये हाँ सर, डिसाइड, मैंने ही हाँ बताया था। ठीक है, तो अब ये डिसाइड कैसे होगा कि कौन सा कलर हम्म। अप्लाई होगा, तो ये डिसाइड करने का जो काम होता है वो कास्केड का होता है। कास्केड एक ऐसा प्रोसेस है CSS में जो कि ये सब चीजें हम्म। डिसाइड करता है कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए, कौन सा रूल अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अगर हमने कई सारे रूल्स लिख दिए हैं एक ही चीज के लिए, तो उनमें से कौन सा रूल अप्लाई होना चाहिए, तो ये डिसाइड करने का काम जो होता है कास्केड का होता है। कास्केड का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि जो हम टर्म पढ़ते हैं ना वो टर्म्स हमें पता नहीं होता एक्चुअली में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, समझ आया इतना क्या होता है? हाँ हाँ सर। हाँ, तो ये मैं डेफिनेशन सेंड कर दूंगा, कोई पूछेगा तो बता देना भाई क्या दिक्कत है। अब होता क्या है ना कि देखो अगर मैं यही अब दो फाइल को जनरेट हटाता हूँ, एक ही फाइल में चलते हैं, ठीक है, CSS2 वाले को डिलीट कर देते हैं, ठीक है, CSS1 में चलते हैं। अब मैंने क्या किया, एक रूल यहाँ लिखा है H1 के लिए,
दूसरा रूल मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, फिर से H1 के लिए लिखा है रूल, ठीक है, रूल नंबर 3 दे देते हैं, उसको क्या करते हैं नीचे लेके आते हैं रूल नंबर 2 से, ठीक है, इसको नीचे लेके आते हैं। अब बताओ कौन सा अप्लाई होगा। H1 को मैंने यहाँ रेड दिया है, यहाँ पे H1 को मैंने ब्लू दिया है, अब बताओ कौन सा अप्लाई होगा। किसी को सर पता ब्लू। है? ठीक है, ब्लू ब्लू हो हो जाएगा। जाए, क्यों ब्लू अप्लाई होगा? क्योंकि सर लास्ट में आ रहा है तो पहले रेड हो जाएगा, फिर ग्रीन हो जाएगा, फिर ब्लू हाँ, हो जाएगा। मतलब जो लास्ट में आता है वो अप्लाई होता है, ये तुम्हारा पॉइंट है ना। क्योंकि हाँ सर जो सर। रिलेशन होता है टॉप टू बॉटम होता है, बढ़िया, तो मतलब तो जो भी लास्ट में जाएगा वो अप्लाई होगा, तुम्हारा यही पॉइंट है। हाँ सर। हाँ, मतलब ये ऊपर वाला अप्लाई नहीं होगा ये बोल रहे हो, लास्ट वाला अप्लाई होगा। नहीं सर, कहने का मतलब है कि अगर जैसे जैसे प्रोसेस होगा वैसे हाँ पहले रेड आएगा, हाँ फिर ग्रीन आएगा तो ग्रीन हो हाँ, जाएगा, फिर ब्लू आएगा तो ब्लू हो जाएगा। ग्रीन H2 के लिए है, ग्रीन को मैं कुछ और, अच्छा ग्रीन सॉरी H2 के सॉरी, लिए है ना, ग्रीन नहीं हाँ। होगा। हाँ, सर राइट तो कर रहा पहले है रेड CC। होगा, हाँ, मतलब फिर ये रेड ओवरराइट वाले को, होके ब्लू हो रेड जाएगा। वाले को ओवरराइड हो जाएगा ना। हाँ पर सर। ये सही नहीं है, ठीक है, यही स्पेसिफिसिटी रूल यहाँ पे काम आती है कि कौन सा अप्लाई होने वाला, ये डिसाइड तो कास्केड करता है, पर उसके लिए कुछ रूल उसने बनाया होगा ना, मतलब सीएसएस में कुछ रूल्स लिखे गए होंगे, मतलब कोई नियम होगा कि भाई कैसे कास्केड डिसाइड करे कौन सा कंफ्लिक्ट को कैसे दूर करना है। तो उसके लिए क्या होता है, पहला रूल सिंपल सा है कि अगर सेम सेम चीजें लिखी गई हैं और जो नीचे लिखा गया है वो चलेगा हमेशा। एक और चीज होता है कि अगर मैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड का यूज करता हूँ ना तो हमारा रेड अप्लाई हो रहा है, बल्कि H1 ऊपर है। तो इसमें क्या होता है कि हम कुछ प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, जैसे हमारे लाइफ में भी कुछ प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं, सुबह हम जाएंगे यहाँ पे, शाम को जाएंगे यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे। उनमें से किसी को हम इम्पोर्टेंट मार्क करते हैं कि क्लास आज नहीं जाना है, वो हमारा इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी होता है, ठीक है, तो उसको जाना ही नहीं है कुछ भी हो जाए। तो वो सब क्या होता है, हम सारी चीजों को भले से कैसे भी हम अप्लाई कर दें, पर वो क्लास नहीं जाने वाला जो प्रॉपर्टी अप्लाई तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड का रोल आता है, मैं अभी बताऊंगा और भी चीजें हैं जो कि कैसे प्रायोरिटी क्या क्या होती है वो बताएंगे। तो ये समझ में आया, नीचे जो होता है वो हमेशा अप्लाई नहीं होता है, इसके लिए कुछ रूल्स है कि कौन सा अप्लाई होगा, अगर सेम चीज नीचे लिखा गया है तो ही वो अप्लाई होगा, अगर कुछ भी थोड़ा सा चीजें लिखी गई हैं अलग से तो वो अप्लाई नहीं होगा। अब मैंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड नहीं लगाया है तो देखो अब क्या ब्लू अप्लाई हो रहा है, पीछे दिख रहा है ना जो मेरा ये हेडिंग है, देखो यहाँ पीछे से देखते चलना, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ब्लू अप्लाई हो रहा है। अब कोई बता सकता है कि बिना इंपॉर्टेंट कीवर्ड का यूज करें मैं कैसे चाहूँ कि रेड वाले अप्लाई हो जाए? किसी को आइडिया? मैं चाहता हूँ कि बिना इंपॉर्टेंट कीवर्ड का यूज करें, मैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड बताऊंगा, ऐसा नहीं कि जिसको नहीं आ रहा है वो डर डर में चले गए भाई मैं तो इंपॉर्टेंट ही नहीं जाना। तो जिसको नहीं, जिसको भी पता है कि इंपॉर्टेंट कीवर्ड अब यूज नहीं करना है, ना तो क्लास और ना तो आईडी यूज करना है, अब मैं कैसे अप्लाई करूँ रेड वाला कलर, मैं हेडिंग में अप्लाई करना चाहता हूँ। किसी को भी आइडिया तो हैंड रेस करे। इनलाइन सीएसएस यूज यूज करेंगे करना ना है। सर हो जाएगा। इनलाइन, हाँ इनलाइन नहीं लिखना है, ना तो इंटरनल इसी फाइल में सीरियल लिखना है, H1 यही रहेगा, H1 ये भी यही रहेगा, ना तो क्लास यूज करना है, ना तो आईडी यूज करना है, ना तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज करना है। आप कैसे अप्लाई होगा? हाँ शिवम तुम कुछ बता रहे थे ना। इनलाइन का ही बता रहा था सर मैं। अच्छा, इनलाइन नहीं यूज करना, इसी फाइल में सेम रहेगा, बस हम कुछ चीजों को चेंज करेंगे, ना तो क्लास यूज करेंगे, ना तो आईडी यूज करेंगे, ना तो इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज करेंगे, फिर भी हम चाहते हैं रेड अप्लाई हो जाए। H1 को नीचे कर देंगे रेड वाले नहीं, वाले को। हाँ ठीक है, बढ़िया है ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं यही रहे, ठीक है, हम चाहते हैं कि H1 ऊपर ही रहे और दूसरा वाला H1 वो नीचे रहे, ब्लू वाला नीचे रहे, रेड वाला। देखो अगर देखो ब्लू वाले H1 को का हटा सूडो देंगे। क्लास यूज करके। सूडो क्लास नहीं यूज करना है, जो नहीं पढ़े उसको नहीं यूज करना है, ठीक है, ऐसा कुछ। H1 देखो किसके ब्लू अंदर वाले है? को हटा देंगे सर तो अपने आप रेड वाला अप्लाई हो जाएगा। हाँ देखो H1 किसके अंदर है, बॉडी के अंदर है। हाँ, मैं चलता हूँ यहाँ पे H1 को लिखता हूँ, अच्छा बॉडी के अंदर H1 है। अरे अब देखो रेड अप्लाई हो गया मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस लिखा बॉडी के अंदर जो H1 है उस पर रेड अप्लाई कर दो। बॉडी के अंदर तो भाई ये भी H1 है, इस पे क्यों नहीं अप्लाई हुआ? किसी को ऐसा कुछ आइडिया है? हमारा जो नियम होता है ना स्पेसिफिसिटी रूल, वो बेसिकली चीजों को क्लेरिफाई करता है कैसे अप्लाई हो रहा है चीजें। किसी को आइडिया है कि ये बॉडी के अंदर मैंने बॉडी लिख दिया था, अप्लाई कैसे हो गया? नहीं, चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है, तो बेसिकली हम स्पेसिफिसिटी रूल में देखेंगे, हम कर सकते हैं, पर अभी हम क्या करते हैं प्रायोरिटी देख लेते हैं कि प्रायोरिटी क्या होता है, कास्केड कैसे डिसाइड करता है कि किसको अप्लाई करना चाहिए। तो हमने क्या देखा, सेलेक्टर्स के लिए भी देखते हैं हम, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं। प्रायोरिटीज
ठीक है, प्रायोरिटीज को देख लेते हैं। तो देखो सबसे जो ज्यादा प्रायोरिटी होती है वो किसकी होती है, किसी को आइडिया है? हाँ हेलो। इनलाइन सीएसएस। इनलाइन सीएसएस। और किसी को आइडिया? हम्म, इम्पोर्टेंट की ओर think। ठीक है, किसी ने बताया कि इनलाइन सीएसएस। ठीक है, किसी ने एक नंबर भी बताया इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों तो अप्लाई हो नहीं सकते हैं। और किसी को आइडिया? ठीक है, हम क्या करते हैं, हम और भी लिख लेते हैं चीजें। जितने सेलेक्टर्स हमारे पास थे, अब बताओ ये दोनों को छोड़ दो, अब बताओ इसके बाद किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है? रूट एलिमेंट जो आपने बॉडी के साथ H1 यूज किया है आई थिंक। मतलब एलिमेंट सेलेक्टर की ये बता रहे हो? हाँ, कौन बता रहा था यार, एक मिनट रुको। हाँ सर। ठीक है, ठीक है, हाँ। क्या आर्यन बता रहे थे क्या? और इसके हाँ बाद किसकी सर। प्रायोरिटी होती है हमारे पास? मैं देखो एक मिनट लेके आता हूँ जो हमने लिखा था यहाँ पे सेलेक्टर्स के बारे में, इनको यहाँ से उठा लेता हूँ। अच्छा एक मिनट, अरे एक एक करके करना पड़ेगा क्या? ठीक है, तो इनको क्या करते हैं, उठा लेता हूँ मैं, इनको इधर ऊपर रख लेते हैं। अब बताओ इनमें से देख करके कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ठीक है, जो जो हो चुके हैं वो छोड़ देना। देखो किसी ने बताया इनलाइन, ठीक है इनलाइन लिखा गया है। किसी ने बताया इंपॉर्टेंट, वो भी हो गया। किसी ने बताया दूसरे नंबर पे एलिमेंट सेलेक्टर होगा। और किसी का है क्या? बताया फ्री होके बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। सर पहले आईडी का होता है, फिर क्लास होता है, इनलाइन तो लास्ट होता है। ओके बढ़िया। क्या बताया? आईडी होता है फिर क्लास होता है। यस सर। ठीक है, मतलब मैं ऊपर रख लेता हूँ आईडी। तुम्हारा ये क्या आईडी होता है, फिर उसके बाद होता है क्लास, या हाँ, फिर इनलाइन होता है। अच्छा, और किसी का कुछ? इसके बाद एलिमेंट होता है क्लास के बाद, क्लास के बाद एलिमेंट होता है, मतलब इसको ऊपर कर दें। चलो अच्छा, और फिर इनलाइन होता है। फिर इनलाइन, फिर इम्पोर्टेंट। अच्छा, इम्पोर्टेंट तो पहले पे होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट पहले बता दिया। और लास्ट में यूनिवर्सल हो जाएगा। अच्छा यूनिवर्सल हो गया। दो नंबर एक नंबर हटा देते हैं कि अभी नंबर ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और किसी को आइडिया? आगे और भी तो है, कॉम्बिनेटर्स हैं, यूनिवर्सल है, सूडो क्लासेस, किसी को पता हो बताओ। हाँ अभिषेक बताओ। क्या सर, इनलाइन एलिमेंट ही होता है सर। ओके, मतलब सबसे ऊपर ही लाइन होता है ऐसा? यस सर, यस चलो सर। ठीक है, बहुत ज्यादा आंसर आ सबसे गया। यार। हर एक पॉसिबिलिटी तुमने बता दिया, गड़बड़ हो जाएगा ऐसे। देखो सबसे ज्यादा हम करके देख लेते हैं ना, एक एक करके अप्लाई करते हैं। देखो मैंने क्या किया, दो हमने अप्लाई करके रखा है क्या? हाँ, इसको हटा देता हूँ सीएसएस वन को। अब स्टाइल अपने एक ही साथ चलते हैं, स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल के साथ। ठीक है, लिंक सीएसएस स्टाइल्स डॉट सीएसएस को हटा देते हैं, स्लैश। ठीक है, ये वाली फाइल के साथ चलते हैं, और जो इसका कोड है ना इसको उठा लेते हैं इधर से, इसको इसमें रख लेते हैं। हाँ, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, अब हम चलते हैं इस स्टाइल में। देखो मैंने यहाँ पे H1 का टैग रखा हुआ है, हम एक एक करके देख लेंगे। तो पहले तो हम क्या करते हैं, किसी ने बताया इंपॉर्टेंट टैग की प्रायोरिटी होती है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैंने H1 लिखा है, हमने देख चुका ना कि इंपॉर्टेंट टैग तो चलता ही चलता है। ठीक है, पर इनलाइन से ज्यादा चलता है कि नहीं ये देख लेते हैं। इनलाइन से होता है कि इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, स्टाइल से रख लिया। स्टाइल में मैंने क्या किया, इसको मैं कलर दे देता हूँ, कलर दे देता हूँ रेड। ठीक है, देखो मेरा रेड कलर हो गया। अब सेम मैं क्या करता हूँ, देखो H1 को मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे कलर दे दिया मैंने रेड, अरे ग्रीन दे देता हूँ। ग्रीन कलर से नहीं हुआ, दूसरा वाला देखो हो गया, मतलब मेरा फाइल तो अप्लाई हो रहा है। पर इस वाले में मैंने इनलाइन सीएसएस लिखा हुआ था। किसी को भी कोई डाउट होगा ना तुरंत बताएगा। ठीक है, देखो पहले H1 में मैंने क्या लिखा था, इनलाइन सीएसएस लिखा है, उसमें देखो ये अप्लाई नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज करता हूँ तो क्या, देखो इसमें भी अप्लाई हो गया। मतलब अगर हाँ जो समरी हमारा आता रहता है ना, मैं इधर उसको लिखता चलूंगा ऊपर। ठीक है, पहला नंबर पे कौन आ गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड। इंपॉर्टेंट की जो प्रायोरिटी होती है ना वो सबसे ज्यादा होती है, इनलाइन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड। बढ़िया।
इसके बाद किसकी प्रायोरिटी होती है? इसके बाद जो प्रायोरिटी होती है वो हमारा इनलाइन की होती है। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं इनलाइन, इसको नंबर 2 पे रख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब तीसरा मैं रख लेता हूँ। अब मैं क्लास आईडी सबको बता दिया ना कैसे होता है। मैं इसको क्लास नेम दे देता हूँ कुछ। अब इनलाइन हटा देता हूँ क्योंकि इनलाइन की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट के बाद होती है। ठीक है, इसको मैं कुछ क्लास दे देता हूँ। एक्चुअली मैं क्लास दे देता हूँ मैं हेडिंग, और इस क्लास नेम को मैं क्या करता हूँ, टारगेट करता हूँ CSS वाली फाइल में। अब यहाँ H1 की जगह पे मैं सेलेक्टर यूज करता हूँ, क्योंकि मैंने क्लास नेम लगाया है तो इसलिए हेडिंग के आगे डॉट लगाया है। ये क्लियर है? किसी को दिक्कत नहीं ना इसमें? किसी को भी दिक्कत नहीं ना इसमें? नो सर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, क्लास नेम के आगे डॉट लगाया, उसका क्लास नेम लिख दिया। अब मैंने बता रहा हूँ अपने जो भी ट्रांसलेटर है कि भाई देखो ये हेडिंग जो है ना क्लास नेम है। तो अब जाओ तुम और क्लास को खोजना हेडिंग, तो क्लास को मिलेगा। और क्लास को मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे देखो, क्योंकि अब कोई CSS नहीं लगा हुआ है तो ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक आ रहा है, और डिफॉल्ट क्यों आ रहा है ये भी हम देखेंगे अभी। ब्लैक ही क्यों आ रहा है डिफॉल्ट, तो ये सब देखेंगे। इंपॉर्टेंट कीवर्ड भी हटा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, हेडिंग को मैंने ग्रीन दे दिया कलर, बढ़िया, ग्रीन अप्लाई भी हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद और कोई है क्या? मैं चाहता हूँ इन दोनों को छोड़ के और कोई बताओ जिसको मैं इसको ग्रीन कलर को ओवरराइड करके रेड कर दूं। कोई ऐसा है क्या? डॉट हेडिंग की जगह कुछ और लिख सकते हैं, सेलेक्टर कुछ और चूज कर लो। अब बस ये रहे कि ग्रीन की जगह रेड हो जाए। कोई बताएगा क्या? हाँ, अरे ये तो नीचे लिखा हुआ है ना, रेड हो गया है, कोई बात नहीं। कोई बताओ कि मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक काम कर सकते हैं क्या, इसको मैं चाहता हूँ ऊपर लिखना। ठीक है, ग्रीन के ऊपर लिखना चाहता हूँ। अब बताओ कि मैं ऐसा क्या लिखूं कि ये रेड अप्लाई हो जाए। न तो इनलाइन लिखना है, ना तो इंपॉर्टेंट टैग लिखना है। ठीक है, कोई किसी को आइडिया है क्या लिखूं? और हाँ, कॉम्बिनेटर्स भी नहीं लिखना, जो पहली बार लिखा ना बॉडी के अंदर होगा वो नहीं लिखना है। उसके अलावा कोई किसी को आइडिया है क्या, बताओ। इनलाइन सर करिए। इनलाइन नहीं बताया ना, इन दोनों को छोड़ दो। ये दोनों हमारे हमारी तय हो चुकी है कि इंपॉर्टेंट होती है सबसे ज्यादा, फिर इनलाइन होती है, उसके बाद किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है वो देख रहे हैं हम लोग। हाँ बताओ आर्यन। सर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल वाली फाइल खोलिए। अच्छा ओके, इंडेक्स हाँ डॉट बताओ, हाँ बताओ। सर बॉडी रख दें, डॉट हेडिंग के पहले बॉडी रख देते हैं। वो बताया मैंने, कॉम्बिनेटर्स यूज नहीं करना है, जो बॉडी रख दो उसको पहले। ठीक है, रख के देख लेते हैं 1 मिनट के लिए। क्या बोल रहे हो यहाँ पे? बॉडी रख लो, उसके आगे हेडिंग। ठीक है, अप्लाई हो गया, पर ये अप्लाई नहीं करना है, मैंने पहले बताया था कि कॉम्बिनेटर्स यूज नहीं सर करना एक है। पेरेंट चाइल्ड का कम वो होता है। हाँ ये देखो, अ, सेलेक्टर तुम कोई और चूज कर सकते हो। एक ही यहाँ पे कुछ एक ही जगह ऐसा कुछ रखो जो एक ही रहे, इनलाइन और इंपॉर्टेंट को छोड़ करके। ठीक है, यहाँ पे कुछ और चूज कर सकते हो, तुमको यही रिप्लेस जैसे करना है। जैसे क्या होता है सर, वो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है ना कि हाँ, पेरेंट की उस चाइल्ड को कलर चेंज करना है, तो एंगुलर ब्रैकेट का यूज करके करते हैं सर। एंगुलर ब्रैकेट कैसे करते हैं? नहीं ये वो होता है सर छोड़ते हैं, मैं वो कुछ अलग बता रहे हो। ठीक है, जो क्लियर होगा तो बताना। अदरवाइज देखो, हम यहाँ पे देखो, अब हम एक क्लास और आईडी के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लास की जगह लिख दूँ सिंपली, या फिर मैं एक आईडी भी बना लेता हूँ सेम H1 का। ठीक है, क्या होगा? क्या बोल रहे हो? मैं कुछ नहीं बोल रहा सर। ठीक है, तो इसको मैंने इसको एक आईडी भी दे दिया जो जिसका नाम सेम रखा, हेडिंग रखा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे बताना पड़ेगा कंपाइलर जो पहला वाला है ना वो आईडी है, जिसको है से बताऊंगा। देखो कलर रेड हो गया जबकि ऊपर रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इन लाइन की प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट से कम होती है। ठीक है, पर इसके बाद किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है? तो अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे, तो तीसरे नंबर पे हमें मिलेगा कि भाई आईडी की जो प्रायोरिटी होती है वो ज्यादा होती है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है क्लास की प्रायोरिटी। ठीक है, क्लियर है? किसी को डाउट है? नो सर, नो सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं, चलो बढ़िया। तो ये प्रायोरिटी हम लोग जो प्रैक्टिकली देख रहे हैं एक्चुअली में, मैं ज्यादा बता रहा था इसी बार में कि देखो ये ऑर्डर होता है, तो अप्लाई करके देख रहे हैं ताकि एकदम प्रैक्टिकल आइडिया मिले कैसे क्या ज्यादा होती है। अब देखो किसी ने बताया था ना, देखो यहाँ पे क्या बचा, ये एलिमेंट बचा है ना। एलिमेंट की प्रायोरिटी ज्यादा होती है नहीं, ये मैटर करता है। अगर मैं यहाँ पे हेडिंग है, हेडिंग से पहले अगर आईडी को मैं हटा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे रख दूँ H1 है, H1 ही है था ना, H1 को रख देता हूँ यहाँ पे। H1 को मैं रखता हूँ यहाँ पे कलर, और इसको रख देता हूँ मैं रेड। तो क्या ये अप्लाई होगा? देखो दूसरा एच अप्लाई हुआ है क्योंकि वहाँ कोई क्लास नेम नहीं यूज हुआ है, और पहला एच अप्लाई नहीं हुआ। अगर मैं इसको उठाता हूँ और इसको ग्रीन के नीचे रख लेता हूँ, ठीक है, तब भी रेड अप्लाई हुआ, तब भी रेड अप्लाई नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, कि जो एलिमेंट की प्रायोरिटी होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, वो सबसे कम होती है। फोर्थ नंबर पे इसको रख लेता हूँ, एलिमेंट की प्रायोरिटी। ठीक है, किसी को इसमें डाउट है?
किसी को डाउट है इसमें तो पूछो भाई, बताओ। ये देखो, ये 4 प्रायोरिटीज होती हैं, इनको ध्यान में रखना। इंपॉर्टेंट, फिर इनलाइन, फिर उसके बाद आईडी की प्रायोरिटी, फिर क्लास की प्रायोरिटी, फिर एलिमेंट की प्रायोरिटी। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? किसी को भी कोई यार दिक्कत है बताओ यार। अभी क्लास का टाइमिंग बचा हुआ है, 20 मिनट और भी करेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब क्या होता है, देखो, अब हमारे पास देखो ये सब प्रायोरिटीज तो डिसाइड कर लिया हमने कि ये देखो ऐसे ऐसे प्रायोरिटी होगी। हाँ, क्लास के साथ में मैं एक और भी चीजें ऐड कर दूंगा, वो तुम लोग खुद से करना। ठीक है, सूडो क्लासेस होते हैं, सूडो एलिमेंट, वो हम अभी करेंगे। ठीक है, सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट। ठीक है, अब ये क्या होते हैं बेसिकली? सूडो क्लासेस, जैसे नाम समझ में आ रहा है, क्लास होता है, किसी को टारगेट करने के लिए यूज करते होंगे हम। पर ये कुछ बेसिकली सूडो क्या होता है, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, सूडो ऐसा कुछ पढ़ते थे हम लोग, मुझे याद नहीं आ रहा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कुछ ऐसा किसी ने पढ़ा होगा तो याद होगा, बता देना। ठीक है, सूडो करके वहां कुछ होता था, जिसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा फोर्स, ऐसा चीज है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। किसी को आइडिया है क्या? जो फिजिक्स वाले सब तो यार इंजीनियर ही है इधर, कुछ तो बता दो। कुछ लोग इधर, किसी को आइडिया है क्या फिजिक्स में जो सूडो करके यूज करते थे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, क्या था? किसी को आइडिया नहीं है यार? सूडो इन एनएलएम कुछ तो होगा ऐसा, सूडो फोर्स होता था। ठीक है, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, सूडो का क्या मतलब होता है? ऐसा, इसको हिंदी में बोलते हैं आभासी बल बोलते थे। जिसको, जो एक्चुअली में होता नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो हमें फील होता है। तो उसी तरह से यहाँ भी सूडो का मतलब होता है, सूडो क्लास का मतलब होता है कि ऐसा क्लास जो कि होता नहीं एक्चुअली में, पर हम उसको अप्लाई करते हैं। सूडो एलिमेंट से क्या मतलब होता है? जैसे हमने एलिमेंट देखा है एचटीएमएल में, H1 टैग है, H1 एलिमेंट है। ठीक है, हेडिंग एलिमेंट, div एलिमेंट, आर्टिकल एलिमेंट, ये सब एलिमेंट्स है हमारे पास। इन ये एक्चुअली में होते हैं, हमें डॉम में अगर जाके हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे ना नीचे से, तो हमें ये दिखाई देंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो बॉडी के अंदर ये सारे हमने जो लिखे हैं, पर हमें कोई ऐसा अलग से चीज नहीं दिख रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे यूज आता है ना सूडो क्लासेस का। सूडो क्लासेस मतलब जो ऐसा होगा नहीं क्लास, पर वो हमें दिखाई देगा। जैसे क्या? जैसे मैंने बोला कि H1 को हवर करो। ठीक है, हवर एक सूडो क्लास है। ठीक है, इसका मतलब होता है, हवर का मतलब मैं बताया था, उसको पता नहीं होगा। हवर मतलब क्या? जब भी हम किसी पे ऐसे माउस ऊपर करते हैं, ले जाते हैं ना किसी भी चीज पे, उसको बोलते हैं हवर करना। ठीक है, हवर मतलब उसके ऊपर लेके जाना, ऐसा ऊपर से गुजारना। क्लिक क्लिक करना नहीं, बस उस पर ऊपर से गुजारना बोलते हैं हवर। ठीक है, तो हवर हो जाए तो क्या हो जाए? कलर हो जाए उसका रेड। देखो अभी उसका कलर रेड नहीं है, जैसे मैं उसका हवर किया, देखो इससे माउस उसके ऊपर ले गया, उसका कलर देखो चेंज हो गया। देखो इधर भी ऐसा चेंज हो गया। तो ये क्या है? एक सूडो क्लास है जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। देखो अगर मैं H1 में जाके देखूं यहाँ पे, तो मुझे देखो क्लास में हेडिंग ही दिख रहा है, कोई सा अलग से क्लास नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं सूडो क्लास लगाया हूँ। मतलब वो है नहीं, पर जब हम स्पेशल इफेक्ट्स लगा रहे हैं हमारे कुछ साइट्स पे, ठीक है, ऐसा, तो इसको बोलते हैं सूडो क्लास। और इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा होते हैं फर्स्ट लाइन होते हैं, सॉरी फर्स्ट लेटर होता है। अब देखा होगा न्यूज़पेपर में कैसे बनता है, न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स बनते हैं, इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर जो होते हैं, उसमें होता क्या है कि बड़ा लेटर जो होता है एकदम, जो स्टार्ट होता है ना कोई पैराग्राफ, तो बड़ा पहला जो लेटर होता है वो बहुत बड़ा होता है, फिर बाकी छोटे छोटे होते हैं। किसी ने गौर किया है इसके बारे में न्यूज़पेपर में? अरे हाँ या नहीं, कुछ तो बताओ यार, किसी ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो अब देखो फर्स्ट लेटर क्या मतलब होता है, देखो H1 का जो फर्स्ट लेटर हो गया वो देखो रेड हो गया। अगर मैं बोलता हूँ ना कि इसका फॉन्ट साइज भी कुछ अलग हो जाए, फॉन्ट साइज हम इसको देखेंगे अभी, 30 पिक्सल्स हो जाए। ठीक है, देखो क्या हुआ, लगता है ठीक है, मान लो हो जाए 50 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स। ठीक है, देखो क्या हुआ, ऐसे ही तो होता है ना, डब्ल्यू बड़ा होता है सबसे, फिर बाकी छोटे छोटे होते हैं। तो इस ये सब क्या होते हैं? सूडो क्लासेस हैं, ये सब एक्चुअली में है नहीं। देखो H1 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमें बता रहा हो कि वेलकम और डब्ल्यू बड़ा हो जाए, पर ये हमने लगा दिया CSS के यूज करके, तो इसको बोलते हैं सूडो क्लासेस। और भी होते हैं, इसको भी हेडिंग में मैंने लिख यहाँ पे होमवर्क में लिख रहा हूँ कि सूडो क्लासेस क्या होते हैं, सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ के आना। पढ़ना नहीं मतलब एक्सप्लोर करना, पता तो हो गया वो क्या होते हैं, अब कितने होते हैं ये सब थोड़ा सा देख लेना तुम लोग। ठीक है, सूडो क्लासेस एंड एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसा। अब चलते हैं भाई थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं सूडो एलिमेंट्स के बारे में। देखो सूडो क्लासेस के बारे में किसी को दिक्कत है? सूडो क्लासेस क्या होते हैं? किसी को भी कोई दिक्कत? किसी को भी कोई प्रॉब्लम है बताओ यार जल्दी, अभी समझ में आ गया ऐसा तो लग नहीं रहा है, कोई बोलता नहीं है कुछ।
हाँ या नहीं कुछ तो बोल दो यार। कोई कुछ नहीं बोल रहा सॉरी तो ठीक है। सर, आ गया। और समझ में आ गया, ठीक है। देखो अब पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ में मैं क्या बोल रहा हूँ कि पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है वो देखो बड़ा हो जाए। अगर ये और भी सूडो क्लासेस होते हैं, फर्स्ट लाइन होता है, ठीक है, फर्स्ट लाइन होता है, तो अभी क्या करें, देखो ये पूरे पहली लाइन को देखो बड़ा कर दिया, बाकी चीजें भी छोटा कर दिया। तो इन सब का प्रैक्टिकल यूज ऐसे बहुत कम होता है, पर जहाँ यूज होगा तुम लोग देख लेना, हो सकता है ऐसा मैं कभी बनाया नहीं हूँ जिसमें ऐसा यूज करना पड़े। तो ठीक है, तो ऐसे अपना होता है, ये सूडो क्लासेस हो गए जो कि हम कुछ स्पेशल इफेक्ट्स लगाने के लिए यूज करते हैं। सबसे ज्यादा हम हवर यूज करते हैं, ठीक है, हवर तुम लोग भी यूज करोगे खतरनाक लेवल पे। हवर में क्या होता है, बटन पे जैसे होता है ना, बटन को हवर करो, देखो जैसे उस पर ले जाना बड़ा हो जा रहा है, फिर छोटा हो जा रहा है। सीएसएस की प्रॉपर्टीज को ये ओवरराइड करता है कुछ एक्टिविटी करने पे, हमारे कुछ एक्शन परफॉर्म करने पे। तो सूडो क्लासेस का डिफिनेशन दे दूंगा, वो तुम लोग अपने इंटरव्यू में उसको रट्टा मार के बता देना, तो समझने के लिए समझ जाओ कि क्या होता है। अब बात आता है सूडो एलिमेंट्स का। सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं, किसी को आइडिया है क्या सूडो एलिमेंट्स के बारे में? हाँ, किसी को भी कोई आइडिया है तो बताओ। ठीक है, देखो सूडो एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, ऐसे एलिमेंट्स जो एक्चुअली में हमारे डॉम में डॉम, अभी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ डॉम, तुम जो ये दिख रहा है तुमको ना, ये कोड जो दिख रहा है, इसको डॉम ऐसे लेके चलना। ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये हम अच्छे से देखेंगे जावास्क्रिप्ट में। पर अभी के लिए बस जब डॉम बोलूंगा तो समझ लेना, ये जो कोड लिखा हुआ है हमारा ना, ये कोड या फिर ये वेबसाइट जो दिख रही है, ये इसको डॉम अगर समझ लेना। तो अभी हमारे डॉम में या हमारे डॉक्यूमेंट में कहीं भी वैसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, पर हम चाहते हैं सीएसएस के थ्रू कि उसको लगा दें, तो उनको बोलते हैं सूडो एलिमेंट्स। ठीक है, इसका डेफिनेशन बोल सकते हो कि दोज एलिमेंट्स विच इज नॉट गोइंग टू अपीयर इन द डॉम, या बाद में ऐड होते हैं ना, विच विल टॉक अबाउट द डॉम एलिमेंट्स, पर ये बाद में ऐड होते हैं। ठीक है, ये कुछ डॉम एलिमेंट्स के बारे में हम इसको कुछ ऐसा कर रहे होंगे, डॉम एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर रहे होंगे, तो वहां पे कुछ इस अलग से एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे तुमको दिखेंगे पर तुम्हारे कोड में नहीं रहेंगे वो, ठीक है। तो वो उसको बोलते हैं सूडो एलिमेंट्स। तो अभी कौन कौन से सूडो एलिमेंट्स है, किसी को पता? चलो कोई नहीं। देखो एक सूडो एलिमेंट हमारे पास है आफ्टर, किसी को पता था इसके बारे में, आफ्टर के बारे में? किसी को पता है आफ्टर के बारे में? किसी को नहीं पता यार? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आफ्टर क्या करता है, आफ्टर एक अलग से एलिमेंट जाके हमारे डॉम में ऐड कर देता है, जो कि पहले इस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में हमारे नहीं रहा होगा। तो आफ्टर का जैसे नाम क्लियर है, आफ्टर मतलब ये बाद में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें इसको डॉम में लाने के लिए हमें इसमें कुछ कंटेंट डालना पड़ता है, ठीक है। कंटेंट में डाल देता हूँ, मान लो कि नो इशू, ठीक है, ऐसा कंटेंट डाल दिया। देखो ये कुछ हमारे डॉम में आया, देखो ये वेलकम इन दिस क्लास दिख रहा है, इसके आगे देखो नो इशू तो था नहीं पहले, अभी कैसे आ गया? और देखो ये सेलेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, देखो इसको मैं इसको सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, पर ये नीचे देखो सब हो जा रहा है, पर ये नो इशू सेलेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली में एलिमेंट तो है नहीं हमारे पास। इसको तो मैंने ऐसे ठीक है लगा दिया खाली, होता नहीं है आभासी एलिमेंट, आभासी जो भी इसको बोल सकते हैं हम, वो मैंने लगा दिया, तो इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हम। और देखो डॉम में हमारे कैसे दिख रहा है, देखो हेडिंग दिख रहा है H1, H1 के अंदर देखो ये आफ्टर करके आ गया, पहले नहीं था आफ्टर, हमारे एचटीएमएल में भी मैंने कहीं ये आफ्टर यूज नहीं किया है, पर यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। आफ्टर के अंदर क्या रखा हुआ है, देखो यहाँ पे सीएसएस में दिख रहा है हमें, आफ्टर के अंदर हमने कंटेंट रखा हुआ है नो इशू, ठीक है। अब समझ में आया क्या क्या होता है सूडो एलिमेंट? सूडो एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम अपने डॉम में ऐड करते हैं सीएसएस के थ्रू, जो कि डॉम एलिमेंट्स के बारे में कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐड हो करके। और सूडो क्लासेस वो क्लासेस होते हैं जो एक्चुअली में हम कुछ स्पेशल इफेक्ट्स लगाने के लिए उनको यूज करते हैं, जैसे हवर हो गया, फर्स्ट लाइन फर्स्ट, ये सब चीजें, ठीक है। तो एक हो गया आफ्टर, इसको हम क्या कर सकते हैं, हर कुछ दे सकते हैं, इसको हम कलर दे सकते हैं। अभी ये हमारे एक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, कलर जैसे रेड हो गया, ठीक है, देखो इसका कलर रेड हो चुका है। तो ये सब सूडो क्लासेस होते हैं। और बिफोर होता है, बिफोर इसके पहले दिखेगा, ठीक है। बिफोर देखो, बिफोर क्या हुआ, वेलकम इन दिस क्लासेस के पहले दिख रहा है। तो इसके बारे में भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसके इसको भी थोड़ा एक्सप्लोर करना, और भी होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं उनको थोड़ा पढ़ना, प्रॉपर्टीज कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, लिखा तो है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ये सूडो क्लासेस हो गया, सूडो एलिमेंट्स हो गए। अब किसी को दिक्कत है तो बताओ। हाँ बताओ नेहा। सर ये जो सूडो एलिमेंट में आप लोग बिफोर यूज कर रहे हैं सर, जैसे हाँ H1 में आपने यूज किया है, तो हाँ ये तो हम लोग वैसे भी H1 में लिख सकते थे।
वो टेक्स्ट? हाँ, लिख सकते थे, पर इसका यूज जानते हो, हम H1 में एक्चुअली करेंगे नहीं, इसका बटन में यूज करेंगे। कई बार होता है ना कि हम बटन में ऐसा हवर करते हैं तो कुछ ऐसा लोड होकर घूमते घूमते आता है बटन पे और भी जगह चीजें हम देखे होंगे कभी, तो वो सब कहाँ से आता है, ऐसा घूम घूम के जो आता है, वो बेसिकली ये सब सूडो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम कुछ कलर देके, कुछ ट्रांजिशन देके, कुछ अलग प्रॉपर्टीज देके उसको ऐसा लेके आते हैं, ऐसा लगता है कि ये कुछ अलग ही आ रहा है, जैसे फायर ऑन आग जलने लगता है बटन में, ये सब चीजें हम करते हैं। ठीक है, तो हाँ, ये अभी जो नो इशू लिखा हुआ है ये हम कर सकते थे, पर ऐसा हो सकता था कि मतलब और भी कुछ इसकी जगह हो जाए। अगर हम चाहते हैं इसके आगे बस कंटेंट में कुछ ना रहे, ठीक है, तो नो इशू हटा दो या कुछ बन डालो। अब हम चाहते हैं कि इसको कुछ हाइट विड्थ दे दो, ठीक है, मैंने हाइट दे दिया इसको 20 पिक्सल का, ये जो पैरामीटर है इसको छोड़ देना। जो विड्थ है इसको भी मैं देता हूँ 20 पिक्सल का, और जिसको जो बैकग्राउंड कलर होता है ना, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको मैं रेड। क्या दिख रहा है क्या? हम्म, ये आ क्यों नहीं रहा है? नहीं तो आना चाहिए। देखो बिफोर आ रहा है पर क्या वो छोटा दिख रहा है, ऐसा सीन है क्या यहाँ पे? ओके, ये अप्लाई नहीं हो रहा है, कुछ तो है सीन। ठीक है, इसको हम देख लेंगे बाद में क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है ये। तो बेसिकली ये इस तरह से हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम अगर डिप को दे दें किसी डिप को, तो देखो अप्लाई हो रहा है। नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको हम देख लेंगे क्यों अप्लाई नहीं हो रहा है, कल हम डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में अच्छे से। और बेसिकली ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम बाद में अपने डॉम में ऐड कर देते हैं सीएसएस की मदद से। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं ना इसमें? ठीक है, तो ये हमारा हो गया सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट। अब हमारे पास क्या होता है ना, अब सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं। सीएसएस की प्रॉपर्टीज में हम किसी को टारगेट कर लेते हैं, किसी डिव को, कोई यहाँ पे डिव बना लेते हैं। अब कंटेंट हटा देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है हमारे पास। ठीक है, या एक कंटेंट रख लेते हैं हेडिंग को, बाकी को हटा देते हैं। ठीक है, ये इसमें मैं क्या करता हूँ, डिव रख लेता हूँ, इसको कुछ मैं क्लास दे देता हूँ, चाइल्ड या फिर कंटेनर। ठीक है, तो कंटेनर क्लास दे दिया, इसको मैं कुछ प्रॉपर्टीज दूंगा। देखो उसके थ्रू जान लेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं एक्चुअली में। देखो H1 के लिए हम, तो ये समझ में आ गया ना कि क्या होता है, ये डिक्लेरेशन हो गया, ये सेलेक्टर हो गया, ये पूरा जो लिखेंगे ये एक रूल बोला जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम देखो पहले तो कलर हो गया, किसी भी टेक्स्ट को कलर देने के लिए हम कलर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, और हम इसमें कलर का जो भी नेम होता है वो पास कर देंगे। और अगर कलर नहीं आएगा तो हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं, इसको हेक्स वैल्यू बोलते हैं। वीएस कोड में से हर करोगे ना, तो यहाँ पे आरजीबी वैल्यू हम डाल सकते हैं डायरेक्ट। देखो ये देखो हेक्स वैल्यू हो गया, तो हेक्स वैल्यू भी, ये सब सीएसएस के वैल्यूज होते हैं, इनको थोड़ा सा और अच्छे से देखना क्या होता है ये। इनके थ्रू हम कलर दे के वैल्यू दे सकते हैं। फिर और प्रॉपर्टीज होती है, जैसे बैकग्राउंड कलर हो गया। बैकग्राउंड कलर में क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को हम बैकग्राउंड, उसके बैकग्राउंड में हम कलर दे सकते हैं। जैसे कि इसको मैं रेड दे देता हूँ, ठीक है, देखो इसका बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। फॉन्ट साइज क्या होता है, जैसे जो लोग अभी तक यूज करते होंगे, कोई भी टेक्स्ट यूज करते होंगे, जैसे वर्ड, ऑफिस का, एमएस ऑफिस का वर्ड यूज करते होंगे, वहां पे भी फॉन्ट साइज देते होंगे 14, 15, 16। तो यहाँ पे भी होता है 14 पिक्सल्स हम देते हैं, 14 पिक्सल्स, 14 और भी कुछ दे सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो टेक्स्ट होता है उसका साइज डिसाइड करता है। ये पिक्सल वगैरह के बारे में हम और थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। बेसिकली ये सब पैरामीटर्स होते हैं। 14 लिखने के बाद पिक्सल लिखते हैं, तो ये क्या होता है, 14 पिक्सल एक पैरामीटर होता है जो अप्लाई हो रहा होता है। इसकी जगह पे हम 14% दे सकते हैं, ठीक है, देखो परसेंट अप्लाई हो गया। इसकी जगह 14 रैम दे सकते हैं। तो अभी के लिए क्या है, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो छोड़ देना, हम इसके बारे में और अच्छे से देखेंगे, शायद बहुत लंबा खिंच जाए क्लास। और इसके बाद ईएम टैग ईएम होता है, ये भी एक पैरामीटर होता है, ठीक है। और भी देखो यहाँ नीचे लिस्ट होके आ रहा है सारी चीजें हमारे पास, और होती तो बहुत सारी हैं, पर हम अप्लाई बेसिकली पिक्सल, परसेंटेज, रैम, और एक होता है वी एच होता है, ठीक है, वी एच होता है, वी डब्ल्यू होता है। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे अच्छे से कि क्या होता है। तो फॉन्ट साइज बेसिकली होता है फॉन्ट को साइज, फॉन्ट जो होता है ना हमारा टेक्स्ट, उसको साइज देने के लिए। फॉन्ट वेट होता है, फॉन्ट वेट में क्या करते हैं, फॉन्ट को हम बोल्ड दिखाना है, कैसा दिखाना है। देखो यहाँ 1 से लेकर 900 तक वेट लिखा हुआ है, जो भी फॉन्ट फैमिली हम यूज करें उसके लिए। तो यहाँ देखो 700 यूज करेंगे तो देखो ये और भी बोल्ड हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 900 यूज करता हूँ, देखो ये और भी बोल्ड हो गया, ठीक है, ऐसे करके। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे अब और भी हम देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल हो गया। फॉन्ट स्टाइल कैसा दिखेगा, ये इटैलिक दिखेगा कि कैसा दिखेगा, देखो ये भी इटैलिक दिखने लगा है। और कल हमने आई टैग के बारे में देखा था, मैं बताया था कि आई टैग हम यूज नहीं करते, हम सीधे सीएसएस के थ्रू ये सब चीजें देंगे। इटैलिक हो गया, ये सब हमें यहीं से देंगे, ठीक है। तो फॉन्ट स्टाइल हो गया, और भी चीजें हैं, एक्सप्लोर करना थोड़ा सा इसके बारे में। फॉन्ट लिखना, फॉन्ट के बारे में देखो यहाँ पे एसोसिएशन आते हैं, तो इनको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना, पढ़ना कि क्या होता है। फॉन्ट फैमिली एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है।
जैसे कि हमारा जो भी अभी दिख रहा है हमारे सामने ना, वो कोई ना कोई फॉन्ट फैमिली होगी, और फॉन्ट फैमिली चेक करने के लिए गूगल फॉन्ट करके एक काफी वो है जहाँ पे हम सारे फॉन्ट्स को चेक कर सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कैसा दिखना चाहिए। तो गूगल फॉन्ट की वेबसाइट पे जाना, यहाँ पे देखो देखो रोबोटो करके एक फॉन्ट है, पॉपिंस है, देखो यहाँ दिख रहा है कैसा दिखेगा ये वाला फॉन्ट। रूबिक ब्रोजेन ऐसा कुछ है ना, क्या लिखा है, रूबिक ब्रोकन फैक्स ये है। ये सब देखो, अगर तुम्हें चाहते हो तुम ऐसा दिखाना एकदम रंग बिरंगा दिखाना चाहते हो एकदम भरा भरा, तो ये वाला फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हो। तो यूज कैसे करते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं एक बारी। देखो कोई भी तुमको फॉन्ट फैमिली यूज करना है ना, अभी के लिए जो फॉन्ट फैमिली है तुम्हें नहीं पता क्या है, तुम इसको कुछ एक्सटेंशंस आते हैं, मैं उसके थ्रू बता देता हूँ। देखो यहाँ बता रहा है कि ये तुम्हारा पीरा कोड करके कोई ऐसा है, वो यूज हो रहा है यहाँ पे फॉन्ट फैमिली। ठीक है, नीचे भी तुम देख सकते हो यहाँ कुछ ना कुछ होगा ये, पर हम चाहते हैं कि हमें ये वाला फॉन्ट फैमिली यूज करना है। ठीक है, तो ये कैसे यूज करेंगे? तो पहले तो गूगल फॉन्ट डॉट गूगल डॉट कॉम पे आना, इस वेबसाइट पे। यहाँ पे जो तुमको फॉन्ट फैमिली पसंद है वो यहाँ पे जाना, उस पर क्लिक करना। ये खुल के आ गया। यहाँ पे क्या देखो, अलग अलग तरीके का है, देखो ऐसा ऐसा दिखाना है तुम्हारा टेक्स्ट, तो इसको यूज कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलेक्ट रेगुलर 400 लिखा हुआ है, प्लस का बटन है यहाँ पे। मतलब इसके लिए पर्टिकुलरली एक ही मुझे लगता है अवेलेबल है 400, इसका जो बोल्डनेस है। और कोई चूज करना होगा तो 500 600 सब होगा, तो तुमको तुम सारे सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद क्या होता है, देखो यहाँ पे इसको मैं पुराना जो है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ चूज हो गया मेरा, और जो रेगुलर 400 वाला जो बोल्ड था वो चूज हो गया। तो यहाँ बोल रहा है कि देखो इसको तुमको CSS में लिंक करना है, देखो HTML में लिंक करना है, लिंक टैग का यूज करके, या फिर इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट हम देखो स्टाइल्स के अंदर करना है, तो हम इसको स्टाइल वाला जो हम जिसमें हम CSS लिखते थे वहां पे भी ये वाला चीजें यूज कर सकते हैं, या फिर हम सीधे इसको उठाएंगे और अपने CSS वाली फाइल में लेके आएंगे और सबसे टॉप पे जाएंगे और यहाँ पे भी हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अब देखो मैंने क्या किया, इस वाले को इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास ये फॉन्ट फैमिली का एक्सेस आ गया, पहले ये एक्सेस नहीं था, पहले मैं इस फॉन्ट फैमिली को एक्सेस नहीं कर पाता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये फॉन्ट फैमिली नहीं थी। तो अब देखो नीचे हमारे पास दिख रहा होगा, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, एक मिनट, CSS रूल्स टू स्पेसिफाई है, कौन सा कहाँ गया, रूबिक डोना ऐसा कुछ करके है, दिख नहीं रहा इसका रूल क्या है। ठीक है, तो अब अभी मुझे इसको अप्लाई कराना हो, मैं क्या लिखूंगा, मैं सीधे यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लिखूंगा। और जो भी फॉन्ट, एक्चुअली फॉन्ट फैमिली कुछ दिया नहीं हुआ है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ शायद हो जाए कुछ। तो देखो यहाँ पे रिबिक डूडल ट्रांस ये लिखा हुआ है, इसको शायद यही फॉन्ट फैमिली होना चाहिए। और ठीक है, नहीं अप्लाई हो रहा है एक्चुअली में, अ, इसके लिए कुछ दिया नहीं हुआ है, पर ऐसे ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमें मान लो कुछ और टाइम्स न्यू रोमन अप्लाई करना है, तो देखो यहाँ मैंने लिख दिया टाइम्स न्यू रोमन। एक मिनट, शायद इसको ऐसे लिखते हैं क्या, इसके बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, नहीं अप्लाई हुआ, तो बेसिकली लिखते ऐसे ही हैं। मैं देख लूंगा कि क्यों अप्लाई नहीं हुआ। देखो हाँ आ गया, ठीक है, देखो ये अप्लाई हो गया। देखो ये वाला जो हमारा था ना फॉन्ट फैमिली, ये देखो अप्लाई हो गया। मैं इसको फॉन्ट इसका साइज बढ़ा देता हूँ, मतलब 50 कर देता हूँ। देखो ये ऐसा अप्लाई हो रहा है, देख रहे हो ना। तो ऐसे करके हम फॉन्ट फैमिली को अपने अप्लाई कर करके देख लेते हैं कि कौन सा हमको पसंद है, हम वेबसाइट पे कौन सा दिखाना है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गए हमारे पास इसके लिए। और हाँ, और जैसे हम अभी हमारे पास क्या है, देखो जो div टैग मैंने यहाँ यूज किया है, पर ये div टैग दिख नहीं रहा एक्चुअली में, क्योंकि div टैग तो एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो बेसिकली जब भी div टैग आएगा तो पूरा विड्थ कवर कर लेगा, पर div टैग की कुछ हाइट नहीं होती है। div टैग की कोई बाय डिफॉल्ट कोई हाइट नहीं होती है। अगर मैं इस div टैग को टारगेट करूँ कंटेनर वाले क्लास नेम को, और मैं इसको सपोज करो कुछ क्लास नेम देता हूँ, मान लो कि बैकग्राउंड कलर देता हूँ इस div को, जो भी कंटेनर मेरा है रेड देता हूँ, देखो ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी कोई हाइट है ही नहीं। तो अगर मैं इसको हाइट दे देता हूँ, तो इसकी हाइट अगर 20 पिक्सल देता हूँ, तो देखो अभी ये देखो 20 पिक्सल हो गया और मुझे दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तो ये सीन होता है। अगर मैं इस डिप के अंदर कुछ भी कंटेंट रखता ना, मतलब मैं इसके अंदर कुछ भी रख देता हूँ, कोई टेक्स्ट ही रख देता हूँ, मान लो हाई रख देता हूँ। अब अगर मैं ये नहीं भी लिखता ना, हाइट अगर मैं नहीं भी लिखता ना, तो भी देखो ये अप्लाई हो रहा होता। देख रहे हो, अब अप्लाई हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट कोई हाइट नहीं होती है, हम चाहे तो इसको हाइट दे सकते हैं, विड्थ दे सकते हैं, ये चीज होता है। और हाँ, एक प्रॉपर्टी होती है हाइट, किसी भी एलिमेंट को हाइट देने के लिए हम हाइट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। 30 पिक्सल हो गया, तब क्या होगा, 30 पिक्सल या जो भी हम देना चाहते हैं 100 दे देते हैं उसको। ठीक है, तो उसको कुछ हाइट दे सकते हैं, हाइट का मतलब तो क्लियर होगा सबको यार। ठीक है, और विड्थ देने के लिए क्या करते हैं, अगर मुझे सपोज करो 100 पिक्सल विड्थ देना है, देखो अब क्या हुआ, अब मैंने इस जो डिव था मेरा उसको मैंने विड्थ दे दिया है, पर हाँ लेकिन अभी भी ये पूरा ब्लॉक ही है। ठीक है, इसका बस विड्थ इतना मिला हुआ है, पर इसने पूरा देखो अभी कवर तो पूरा ही कर लिया है, देख रहे हो पूरा ही कवर कर लिया है इसने। अगर मैं चलूँ यहाँ पे, देख रहे हो,
इसके बाद कुछ लिखूंगा ना तो वो उसके नीचे नहीं आएगा, एक्चुअली उसके बगल में नहीं आएगा, उसके नीचे ही आएगा। देखो दूसरा डिव टैग लिखा है वो उसके नीचे आ रहा है, उसके बगल में नहीं आ रहा है। तो हमने इसको विड्थ तो दे दिया कि 100 पिक्सल विड्थ हो जाए, लेकिन वो पूरा अभी भी कवर किया हुआ है। अगर मैं इस डिव की जगह कुछ पैराग्राफ यूज कर लेता तो भी देखो वो कुछ नीचे ही आ रहा है उसके, ठीक है। अगर मैं स्पैन भी यूज कर लेता ना तो शायद इसके नीचे ही आएगा, ठीक है। देखो नीचे ही आ रहा है। तो एक्चुअली में विड्थ देना इनफ नहीं है कि उसका हम जो भी एरिया है वो चेंज कर दे, एरिया तो पूरा ही कवर कर रहा है। इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे ताकि हम फ्लेक्सिबल बना सकें अपने हिसाब से। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हाइट हो गया, विड्थ हो गया, ठीक है। बेसिकली इतना ही ये सब प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं सीएसएस देने के लिए। इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जो कि हम पढ़ेंगे। तो आई थिंक जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये जो भी लिखा है मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेटर्स केस कितने होते हैं मैंने कुछ बता दिए हैं, कुछ और बचे थे उनको देखना। सूडो क्लासेस और कितने होते हैं मैंने 2-3 बता दिए थे, सूडो एलिमेंट्स बता दिए थे, ठीक है। 2-3 एक्सपेरिमेंट भी करा दिए थे। पर इनको पढ़ना कि और भी होते हैं तो और कितने होते हैं ठीक है, कैसे उनका बिहेवियर होता है, ये कल हम लोग पूछेंगे तुमसे। और इसके बाद ठीक है, इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज को पढ़ के आना, ठीक है। सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टी जो बेसिक होती है ना, फ्लेक्स डिस्प्ले, डिस्प्ले के आगे पोजीशनिंग के आगे वाले मत जाना, पोजीशन डिस्प्ले मत पढ़ना। बाकी जो बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज होती है उनको पढ़ के आना, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब प्रॉब्ली जो अगले क्लास होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे जब भी होगा। तो ठीक है, तो ये तीनों करके आना, और भी कुछ होगा तो ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा।